औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 1 में हमने टॉपिक नंबर 12.8 में एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में एप्लीकेशन नंबर ए और एप्लीकेशन नंबर बी हमने वो देख ली थी। आज हम देखना है एप्लीकेशन नंबर सी गॉसेस लॉ की। इसका तीसरा यूज़ क्या होता है, वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्जेड पैरेलल प्लेट्स। यानी हम क्या कर सकते हैं, गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए दो पैरेलल प्लेट जो है वो अपोजिट चार्जेड हों, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज हों, तो उनके दरमियान हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं। देखें, फर्ज करें ये दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह हुआ है, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप जो है वो दोनों प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से फर्ज करें ये आपने बैटरी से कनेक्ट कर दी इसको, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी प्लेट वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी वो प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर लें। अब आपको पता है कि अगर जो है ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज में इन हो जाती हैं। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से आउट होंगी, इधर इन हो जाएंगी, इधर से आउट इधर इन, इधर से आउट इधर इन, बिल्कुल सेम इसी तरह। अब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमें पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या होती है। तो फर्ज करें इनको हम प्लेट्स को ऐसे, वो भी पैरेलल है ये भी पैरेलल, ऐसे ले लेते हैं दोनों प्लेट्स को। और एक बात याद रखनी है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई जो है वो मीडियम नहीं है, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है मीडियम जो है वो आपका फ्री स्पेस है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेड प्लेट है, ये नेगेटिव चार्जेड प्लेट है, तो इसके ऊपर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, इसके ऊपर भी चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इधर से निकल रही है, इधर इन हो रही है, इधर से निकल के इधर इन हो रही हैं, यहाँ पे भी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। तो इसका भी कोई न कोई एरिया है इस प्लेट का, इसको ए का नाम दे दें, इसको भी ए का नाम दे दें। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फ्लक्स का फार्मूला इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम जब गॉसेस लॉ यूज़ करते हैं तो हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। ठीक है, कोई भी स्क्वायर हो गया, स्फीयर हो गया, कोई भी जो है वो एक रेगुलर शेप का हम गॉसियन स्फीयर लेते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर की तरह या एक स्क्वायर की तरह हम जो है वो गॉसियन सरफेस ले लेंगे। ठीक है, अब देखें इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास हो रहा है। इसकी जो है वो इस शेप की तीन साइडें, एक ये ऊपर वाली साइड, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड और ये नीचे वाली साइड। हम बारी बारी देखेंगे कि इनमें फ्लक्स जो है वो कैसे निकल रहा है। तो ये हमेशा याद रखना है कि आप देखें ये ऊपर वाला इसका सिरा जो है वो प्लेट के अंदर है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। तो क्या होगा, यहाँ पे अंदर में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नहीं निकल रही, तो यहाँ पे इस एरिया का जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इसको नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे दें, इसका 2 का नाम दे दें, 3 का नाम दे दें, इसको 4 का नाम दे दें पार्ट को। अब देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, इससे जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो है तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, इसको हम ज़ीरो लिख सकते हैं। अब देखें इन दो साइड 2 और साइड 3 की तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई 2 का देख लेते हैं। अब देखें इनका नॉर्मल इनसे कैसे बन रहा है। ठीक है, अब जैसे फर्ज करें ये हमने ऐसे रखा हुआ है तो इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल इससे इस साइड पे इसका नॉर्मल बिल्कुल ऐसे होगा। ठीक है, इस साइड पे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और नॉर्मल के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम E A cos थीटा की जगह हम 90 डिग्री पुट कर सकते हैं। फाई E2 = E A cos 90। आपको पता है cos 90 क्या आंसर देता है, cos 90 का आंसर 0 होता है। जब ये 0 आंसर देगा तो ये ऑटोमेटिकली EA को 0 कर देगा। तो हमें क्या पता लगा कि एरिया 2 से हमारा फ्लक्स जो है 0 है, तो ज़ाहिर बात है एरिया 2 भी बिल्कुल इससे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एरिया 3 भी तो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या होगा, इस साइड पे भी फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, फाई E3, इसके भी आपको फ्लक्स जो है वो ऑटोमेटिकली आप पुट करके देख सकते हैं 0 हो जाएगा। अब आखिरी ये रह गया ये 4 वाला। ठीक है,
अब देखें इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही हैं। अब देखें अगर ये रखा हुआ है तो उसका नॉर्मल कैसे बन रहा है, बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ नॉर्मल बन रहा है। तो क्या होगा, इसका नीचे नॉर्मल नीचे की तरफ बन रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन भी नीचे की तरफ है, तो इनका एरिया आपस में एंगल क्या होगा, इनका एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, हम इसमें 0 डिग्री पुट कर सकते हैं। फाई E4 इज इक्वल टू EA cos 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 डिग्री क्या पता है आपको, पता है कि आंसर 1 देता है। 1 जब EA से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा फ्लक्स जो हो जाएगा वो EA ही आ जाएगा। ये हमारा फ्लक्स आ गया। अब इस 4 को साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वो खुद अपने आप से एज्यूम किया था। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गाजिस लॉ के अब एक और चीज़ यहाँ पे देखें, चार्जेस की कोई ना कोई जो है वो सरफेस डेंसिटी होंगी, यानी किस डेंसिटी के साथ चार्जेस जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसा कि पिछली एप्लीकेशन में हमने देखा था कि उसकी इस डेंसिटी को, चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे। वो क्या होती थी, Q/A, यानी टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया में कितना चार्ज मौजूद है। डेंसिटी को इस बात से समझ लें कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है वो आप एक तरफ तराजू में एक तरफ 1 किलो का एक जो है वो स्केल रखते हैं, 1 किलो का एक तोल वगैरह रखते हैं जिसको हम कहते हैं आम ज़ुबान में, और दूसरी तरफ कोई और चीज़ रखते हैं, चीनी वगैरह, आटा वगैरह। तो आप देखेंगे तो वो छोटा है, वो जो आपका स्केल लिया हुआ है आपने वो 1 kg का वो छोटा है, और उसके बजाय वो आपकी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसका क्या मतलब है कि इस जो है वो आपका जो है आपने वेट रखा हुआ है, इस वेट की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी इसमें ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पैक्ड हुए हैं, मॉलिक्यूल पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से पैक्ड हुए हैं। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है। इसी तरह डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ पे डेंसिटी का फार्मूला होता है रो इज़ इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम, यानी मैस के हिसाब से उसका कितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिग्मा, डेंसिटी को हम यहाँ लिख लेंगे सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, यानी चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पर यूनिट एरिया, ये एरिया में कितना यूनिट। यहाँ पे हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप स्मॉल Q भी लिख सकते हैं, बड़ा Q भी लिख सकते हैं। यहाँ पे Q आ जाएगी, ये A इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा A। ठीक है, ये रिजल्ट हमने क्यों निकाला, ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हम एंड पे जाके गाजिस लॉ में इसको पुट करेंगे। अब देखें गाजिस लॉ, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। गाजिस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 चार्ज ε0 मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ठीक है, अब हम देखें इसमें यहाँ पे ये वाला Q वाला जो चार्ज हमने मालूम किया है चार्ज डेंसिटी से, वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 Q की जगह पुट कर सकते हैं सिग्मा इंटू A। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल सेम टू सेम पिछली जो है वो एप्लीकेशन की तरह हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। बोथ इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दिस इम्प्लाइज, ये क्या रिजल्ट देगा। आप देखें इधर भी फाई ई है, इधर भी फाई ई है, तो फाई ई और फाई बी आपस में इक्वल हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली हमारी साइड जो है वो भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ये वाली साइड इक्वेशन नंबर 1 की इक्वल है इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये इक्वल लिख लें 1/ε0 टाइम मल्टीप्लाई सिग्मा A। अब देखें एरिया इधर भी है इधर भी है, यहाँ से एरिया और एरिया आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। बाकी क्या रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू बन जाएगी, सिग्मा जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिग्मा बाय ε0। अब देखें पहली वाली एप्लीकेशन में हमने क्या देखा था कि उसमें इनफाइनाइट शीट में से हमारा आंसर क्या आया था, E इज इक्वल सिग्मा ओवर 2/ε0। इसमें सिर्फ ε0 है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने याद रखना है। अब अगर इसमें क्वेश्चन आए कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है तो आपने बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस पर डिपेंड करता है, और आपके स्पेस जो है वो कौन सा लिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने स्पेस कोई नहीं स्पेस लिया हुआ था, हमने फ्री स्पेस यानी फ्री मीडियम रखा हुआ था, कोई इनके दरमियान मीडियम वगैरह नहीं रखा हुआ था। ठीक है, तो इस मेथड को यूज़ करते हुए आप इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं पैरेलल प्लेट्स के दरमियान। ठीक है, आप समझते होंगे जो है वो आम सी
आम सी कॉमन सी बात है, इसमें कौन सा फ़ायदा होता है। लेकिन ये इंटीग्रेटेड सर्किट में, कंप्यूटर्स वगैरह में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो जो है ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और यूज़ होते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन इसकी कंप्यूटर्स वगैरह, मोबाइल्स वगैरह और बड़ी जो है मशीनरी वगैरह में इसमें यूज़ होती है। ठीक है, ये आपका टॉपिक नंबर 12.8 कंप्लीट हो गया। तो फ़ी अमानिल्लाह।